हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हम लोग इसके गद्य खंड को कंप्लीट कर चुके हैं और काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। काव्य खंड को रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 प्रकरण में डिवाइड किया है, जिसमें से हम लोग इसके 2 प्रकरण जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं और तीसरा प्रकरण भी हम लोग कल की क्लास में आधा कर चुके थे और जो बचा हुआ है उसको आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों की कल की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौम मार्मिकता, ग्राम गीतों की मार्मिकता, हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम आभास कब हुआ, इसमें अवरोध क्या है और इस अवरोध की प्रतिक्रिया क्या हुई, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं इनको हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे कि शुक्ल जी ने प्रकरण 3 में कुल 14 कवियों को रखा है, जिसमें 7 कवि जो है वो द्विवेदी मंडल के कवि हैं और 7 कवि जो है वो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 5वें नंबर के जो कवि आते हैं वो है पंडित रामचरित उपाध्याय। स्वर्गीय पंडित रामचरित उपाध्याय का जन्म संवत 1929 में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों में वह आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। तो इसमें आप लोग इनका जन्म याद रखेंगे, रामचरित उपाध्याय का। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की ओर रुचि थी। पीछे सरस्वती में जब खड़ी बोली की कविताएं निकलने लगी तब वे नए ढंग की रचना की ओर बढ़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजते रहे। यानी कि पहले ये पुराने ढंग की जो कविताएं होती थी उस तरीके की कविताएं करते थे, लेकिन जब ये पीछे जब इन सरस्वती में खड़ी बोली में कविताएं निकलने लगी थी, प्रकाशित होने लगी थी सरस्वती पत्रिका में, तब ये उसकी देखा देखी उन्होंने नए ढंग की कविताएं करना स्टार्ट कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर इनकी कविताएं जो है वो सरस्वती में ये भेजते रहे। राष्ट्र भारती, अब इनकी कविताओं के बारे में दिया है, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेक कविताएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। तो ये जो इनकी कविताएं दी है ये खड़ी बोली में इनकी कविताएं हैं। छोटी कविताएं अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में है। रामचरित चिंतामणि, ये ग्रंथ आप लोग इनका याद रखेंगे। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदग्ध्य के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियां देखिए, अब यहाँ पर अंगद रावण संवाद की पंक्तियां कुछ दी जा रही हैं। कुशल रहना यदि है तुम्हें धनुष तो फिर गर्व न कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निबल के बल केवल राम है। तो ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस रचना की पंक्ति है, तो आप लोग याद रखेंगे रामचरित चिंतामणि की पंक्ति है और अंगद रावण संवाद है के अंतर्गत ये पंक्ति आई हुई है। फिर अगले कवि आते हैं पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, दूसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविताएं सरस्वती में बराबर छपती रही। झलरा पाटन के पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न हैं। यानी एक तो रामचरित उपाध्याय की छप रही थी, फिर दूसरे जो संस्कृत विद्वान हैं वो हैं पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी के और पत्रों तथा पत्रिकाओं में भी ये अपनी कविताएं बराबर भेजते रहे। यानी कि सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और भी जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें भी ये अपनी कविताएं भेजा करते थे। राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर, तो विद्या भास्कर जो ये पत्र है ये कहां से निकलता था, राजपुताने से निकलता था। नामक एक पत्र का संपादन इन्होंने कुछ दिन किया था। मालवा और राजपुताने में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है।
नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट के एकांतवासी योगी का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। तो गोल्ड स्मिथ के हर्मिट यानी एकांतवासी योगी का इन्होंने संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी जो रचना है ये श्रीधर पाठक की रचना है। ये हम लोग शुरू में ही इस प्रकरण के पढ़ चुके हैं। हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं हैं। कुछ पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है इन्होंने। रविंद्र बाबू की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। तो एक तो इन्होंने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट यानी एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। दूसरा जो रविंद्र बाबू हैं उनकी गीतांजलि का इन्होंने हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। दूसरा माँ की शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किया। पूरा अनुवाद नहीं किया, केवल 2 सर्गों का अनुवाद किया है उन्होंने। संवत 1985 में किया था। पहले ये ब्रज भाषा की कविता आदि रचते थे जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कविते इनके मिलते हैं। सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत हैं। जैसे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखो उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो ये आप याद रखेंगे कि गिरिधर शर्मा नवरत्न की ये पंक्तियां हैं। फिर अगले कवि जो आते हैं वो हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पांडे जी बहुत छोटी सी अवस्था से कविता करने लगे थे। संवत 1962 से इनकी कविताएं सरस्वती तथा और मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। इनकी रचनाएं कई ढंग की हैं। कथा प्रबंध के रूप में भी है, फुटकल प्रसंग के रूप में भी है। चित्तौड़ के भीम सिंह की अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर इन्होंने लिखी है। मृगी दुखमोचन में इन्होंने खड़ी बोली की सवाइयों में एक मृगी का अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है। तो मृगी दुखमोचन में एक मृगी की दारुण दशा का वर्णन जो है वो किया गया है, जिसमें पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण कष्ट स्थिति काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है, यानी कहीं से इन्होंने देखी या ली नहीं है, ये इनकी स्वयं की है। भाषा की गद्यवत सरल सीधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी जा रही हैं। चढ़ जाते पहाड़ों में जाके, कभी कभी झाड़ों के नीचे फिर बिचरे, कभी कोमल पत्तियां खाया करें, कभी मीठी हरी हरी घास चरें। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मृगी दुखमोचन की पंक्तियां हैं। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। सुमन विटप वल्ली काल की क्रूरता से, झुलस जब रही थी ग्रीष्म की उग्रता से। इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और ना जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। ऐसी कविताओं से मासिक पत्रिकाएं भरी रहती थी। जो कोई कविता को अपने से दूर की वस्तु समझते थे वे भी गद्य में चलने वाली भाषा को पदबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होने लगी। उनके संबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक निबंध के रूप में होती थी। फल इसका यह हुआ कि काव्य प्रेमियों को उसमें काव्य तो नहीं दिखाई पड़ता था, यानी वो इतिवृत्त के रूप में होती थी, इसलिए उसमें काव्य तो जो है वो काव्य प्रेमियों को नहीं दिखाई पड़ता था। और ये खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तो तुकबंदी मात्र समझने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा परिवर्तन यानी रिएक्शन हुआ। यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचनाएं की। पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे जो अपने स्वतंत्र मार्ग से पहले निकल चुके थे और जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। यानी कि अब द्विवेदी जी के जिन कवियों द्विवेदी जी का प्रभाव नहीं था फिर भी वो अच्छी कविताएं कर रहे थे, उनका उल्लेख जो है नीचे अब किया जा रहा है। इसमें आप लोग ये जो कवि हैं इनका क्रम याद रखेंगे। हो सकता है पेपर में क्रम पूछा जाए कि किस क्रम में शुक्ल जी ने रखा है, तो आप लोग इनका क्रम याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी मंडल की बाहर की काव्य भूमि।
द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्य धारा चलती रही। कई बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे। यानी द्विवेदी जी के बाहर, द्विवेदी मंडल के बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए और अच्छी अच्छी कविताएं वो कर रहे थे, जिनमें से मुख्य राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित रूप नारायण पांडे हैं। इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थे। अब यहां से ये कथन इंपॉर्टेंट है। इन कवियों में अधिकांश तो दो रंगी कवि थे, जो ब्रज भाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कविता सवयों में या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। यानी दो रंगी कवि यहाँ पर इन कवियों को इसलिए कहा है शुक्ल जी ने, क्योंकि ये ब्रज भाषा में श्रृंगार, वीर और भक्ति यानी पुरानी परिपाटी की कविताएं भी कर रहे थे, साथ ही नूतन विषयों को लेकर के खड़ी बोली में भी कविताएं कर रहे थे। तो दो अलग अलग परंपराओं को लेकर कविता कर रहे थे, इसलिए शुक्ल जी ने इनको दो रंगी कवि जो है वो कहा है। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई पड़ता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पदबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि, प्रेम, स्वजाति, गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जो शीले भाषण रखे गए। जीवन की गुण, मार्मिक या रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया है। दार्शनिकता का पुट जो है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है, पर किसी दार्शनिकता तथ्य को हृदय ग्रह रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके वसंत वियोग में भारत दशा सूचक प्रकृति विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्मयोग और भक्ति का आदेश जो है वो दिलाया गया है। अब यहाँ पर उन कवियों ने किस किस तरीके की रचनाएं की है उनके बारे में शुक्ल जी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। प्रकृति वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर प्रायः वहीं तक जहां तक उसका प्रबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति यह राग या ममता न व्यक्त हुई। यानी प्रकृति वर्णन जो है वो कविताओं में नहीं हो रहा था। जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावता हुआ करती है, प्रकृति के प्राय वे चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम को समझ गए। सारांश यह है कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर ना दिखाई पड़ी। फिर 8वें नंबर में जो कवि रखे हैं वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो इसमें आप लोग एक चीज और याद रखेंगे कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि दो रंगी कवि जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने किन कवि को कहा है या किन कवियों को कहा है। तो आप लोग नीचे जो कवि दिए हैं उनका नाम याद रखेंगे। पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। वे ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल जो है वो बनाए रहे। उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकली थी। यानी जिस समाज में ये थे, ब्रजभाषा काव्य परंपरा की जो प्रौढ़ कवि थे और ये रसिक समाज द्वारा उस परंपरा को बना रहे थे, तो उसी समाज द्वारा ये जो है ये रसिक वाटिका नाम की पत्रिका जो है वो निकली थी, जिसमें उस समय के प्रायः सब ब्रजभाषा कवियों की सुंदर रचनाएं जो है छपा करती थी। जब संवत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हुआ, उस समय उक्त समाज निर्वलंब सा हो गया और रसिक समाजी है चकोर चहों और है रे कविता की पूरन कलह निधि किते गयो। ये रत्नेश की पंक्ति है। पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही, अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उनके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई ना कोई कविता पढ़ते थे। यानी जब कोई अधिवेशन होता था तो वे जरूर कोई ना कोई कविता पढ़ते थे।
देश में चलने वाले आंदोलनों जैसे स्वदेशी को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी, यानी देश में जो आंदोलन चलते थे वो भी उनकी कविता में व्यक्त होते थे। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान की कवियों के समान पूर्ण जी में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। यानी प्रथम उत्थान के अंतर्गत जो कवि आए हैं, भारतेंदु, प्रेमघन, इनकी कविताओं में, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी कविताओं में जैसे देशभक्ति और राजभक्ति दिखाई पड़ती है, उसी तरीके पूर्ण जी की भी कविताओं में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय दिखाई पड़ता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक और स्वदेशी पर देशभक्ति पूर्ण पद मिली है, तो दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट का वर्णन तो आश्चर्य ना करना चाहिए। यानी कि दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट के वर्णन का करें तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। प्रथम उत्थान की कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रज भाषा में करते थे। विगत आलस की रजनी भई, रुचिर उधम की घुति छय गई, उदित सूरज है नव भाग को, अरुण रंग भयो अनुराग को। तो ये पंक्ति जो है ये पूर्ण जी की है। इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषय पर उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उनकी खड़ी बोली में भी उन्होंने की है। यानी कि जैसे सुखदेव जी ने शुरू में ये बता दिया कि ये पुराने परिपाटी और नए परिपाटी दोनों में कविताएं करे थे, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली ये दोनों में कविताएं की हैं इन्होंने। खड़ी बोली की इनकी कविताएं हैं अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी, कुंडल, नए सन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत इत्यादि। ये जो इनकी कविताएं हैं। स्वदेशी और देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में है। वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है इनकी, जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। तो वसंत युग में भारत भूमि की कल्पना किसके रूप में की गई है? एक उद्यान यानी बगीचे के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनैक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य ऐसे कुछ काल के लिए उसे संभाले दिखाई पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर वसंत वियोग जो कविता है उसके बारे में, उसके विषय के बारे में बताया जा रहा है। इसमें भारत भूमि की कल्पना जो है एक बगीचे के रूप में की गई है और बता रहे हैं कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो उसके माली जो थे वो देवतुल्य थे, यानी बहुत अच्छे थे, लेकिन समय के साथ ही वो बिगड़ने लगे। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग आए जो उसको संभाले दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि विक्रमादित्य आदि, पर उसकी दशा गिरती ही जाती थी। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए केवल कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। अब यहाँ पर अमलतास कविता के बारे में बताया जा रहा है। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वन स्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती, उस समय अमलतास चारों ओर फूल कर अपनी पीत प्रभाव फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। देख तब वैभव द्रुम कुल संत बिचारा उसका सुखद निदान करे, जो विषम काल को मंद गया उस सामग्री का ध्यान। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह जो है पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण जो है नीचे दिए जाते हैं, जिसमें ये जो वाली जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवियों को भी आराम। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाली धेनु वत्स जब छक जाते हैं पीकर क्षीर, तब कुछ धूते हैं गवों को चतुर अहीर। ये वसंत वियोग की पंक्ति है। सरकारी कानून कर रखकर पूरा ध्यान कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग शोभ सब हर सकते हो। तो ये पंक्तियां भी पूर्ण जी की हैं और इम्पोर्टेंट है। फिर अगले जो कवि आते हैं वो है पंडित नाथुराम शंकर शर्मा। इनका जन्म संवत 1916 और मृत्यु संवत 1989 में हुई। वे अपना नाम शंकर, उपनाम जो है वो शंकर रखते थे और पद रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे।
पंडित प्रताप नारायण मिश्र के साथियों में थे। नाथूराम शर्मा जो थे वो प्रताप नारायण मिश्र के साथियों में थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्तियां वे बड़ी सटीक और सुंदर करते थे, जिससे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। यानी इतनी अच्छी समस्या पूर्ति करते थे कि सब जगह उनका सम्मान होता था। और किससे सम्मान होता था? पदक दिए जाते थे, पगड़ी पहनाई जाती थी या दुशाला उठाया जाता था। इससे इन चीजों से इनका सम्मान होता था। कवि, चित्रकार, काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकलती थी। तो इन पत्रिकाओं में इनकी जो पूर्तियां हैं वो निकलती थी। इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। छंदों के सुंदर नपे तुल्य विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी अनूठी होती थी। यहाँ पर वियोग का एक पद दिया जा रहा है। शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की भाव बन अंबर ते उड़ी चढ़ जाएगी, दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर घूम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें बहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावली कुछ उदंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसकी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्भरंडा रहस्य, ये है इनकी रचना, आप याद रखेंगे। गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा की ये रचना है। नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार आदि के दिखाने के उद्देश्य से लिखा है। तो गर्भरंडा रहस्य जो है, इसका विषय क्या है? इसमें विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार को इसमें दिखाया गया है। इसका यहाँ पर एक पद दिया जा रहा है। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तज लाज बनी ब्रज मक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जा दबकी। फवतियां और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई ईशा गिरिजा को छोड़ ईशु गिरिजा में जाए वाली प्रसिद्ध फवती इन्हीं की है। पर जहां इनकी चित्रवृत्ति दूसरे प्रकार की है, वहीं इनकी उक्तियां बड़ी मनोहर भाषा में है। यहाँ पर एक कवित्व दिया जा रहा है। तेज न रहेगा तेजधारियों के नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे। यानी तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे। मीन मीन बिन मारे मर जाएंगे, सरोवर में डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे। तो ये काफी अच्छी पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है। अब अगले जो कवि आते हैं वो पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। ये हिंदी के बड़े ही भावुक और सहृदय कवि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चल की कविताएं लिखते हैं। इनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल नाम से निकली हैं। तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि किसकी जो कविताएं हैं, किस कवि की, निम्न में से किस कवि कविताएं जो त्रिशूल नाम से निकली हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की कविताएं जो त्रिशूल नाम से निकली हैं। उर्दू कविता भी इनकी बहुत अच्छी होती थी। इनकी पुराने ढंग की कविताएं रसिक मित्र, काव्य सुधा निधि, साहित्य सरोवर आदि में बराबर निकलती रही। यानी ये जो पत्रिकाएं हैं इनमें बराबर निकलती रही। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये 3 जो पुस्तकें हैं इनकी प्रकाशित हुई हैं। इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई है। एक पद नीचे इनका दिया जाता है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूं, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूं, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूं। फिर अगले कवि आते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली की कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता की प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी ये ठीक नहीं समझते। कार्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता यानी रोमांटिसिज्म का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। यानी कि श्रीधर पाठक जो है इनको प्रवर्तक बोला है शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का। तो बोले जो धारा इन्होंने श्रीधर पाठक ने चलाई थी उसको आगे बढ़ाने वाले जो है वो त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़ते हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न नाम की इनकी 3 खंड काव्य में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है।
तो इनके तीनों खंड काव्यों को आप लोग याद रखेंगे, मिलन, पथिक और स्वप्न। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर ना बंद कर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। यानी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को नहीं लिया है क्योंकि इसमें बंधना पड़ता है, इन्हीं के अनुकूल रचना करनी पड़ती है, बल्कि इन्होंने नूतन विषय लिया है। इसके अलावा कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है वे मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अव्यवस्थित होने के कारण से सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते हैं, यानी अलग जो है वो नहीं प्रतीत होते हैं। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप जो है वो त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया है। त्रिपाठी जी उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं, यानी मिलन, पथिक और स्वप्न तीनों ही काव्य जो है वो देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा ही प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। त्रिपाठी जी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है, इसमें इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी हैं। इनके पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत ही विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर अलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र खड़ा करने के लिए नहीं। स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर जो है वो लिखा गया है। स्वप्न जो खंड काव्य है वो तृतीय उत्थान के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा जो है वो चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इन सबकी प्रवृत्तियां झलक जाती हैं। उसके आरंभ से ही हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन भर की वितर्क दशा में पाते हैं। अब यहाँ पर स्वप्न जो खंड काव्य है उसकी विषय वस्तु यहाँ पर थोड़ी सी दी है, कथा थोड़ी सी यहाँ पर शुक्ल जी ने बताई है। उसमें क्या होता है कि इसमें आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नाम के एक सुंदर विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक और उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के सहचर्य को प्रेम सुख लीन रखना चाहता है। दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। यानी कि एक तरफ वो अपना समय जो है अपनी प्रिया के साथ बिताना चाहता है, दूसरी ओर वह समाज के जो कष्ट है, समाज के प्राणियों का कष्ट और क्रंदन भी उससे नहीं देखा जाता, उनके उद्धार के लिए भी उसे जाना है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते रहते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते हैं और कभी कभी वह सोचता है। क्या सोचता है? इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुंचता कहीं तीर्थ। यानी यही सब वो सोचता रहता है और किसी एक चीज पर नहीं ठहरता। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुक्त होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसे अन्वेषण में क्यों ना चल पड़ूं। उसकी प्रिया सुमना, जो उसकी प्रिया है उसका नाम सुमना है और युवक का नाम है वसंत। उसे दिन रात इस प्रकार की भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है, यानी उसको कर्म मार्ग पर जाने के लिए उद्धत करती है। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा स्वयं कर ले। इस पर देश के झुंड की झुंड नवयुवक जो है वो निकल पड़ते हैं। यानी शत्रु जब चढ़ाई कर देता है तो वहां का जो राजा होता है वो कह देता है कि प्रजा जो है वो अपनी रक्षा खुद कर ले, क्योंकि वो उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इससे क्या होता है कि देश से झुंड की झुंड नवयुवक जो है वो निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्भ से फूली नहीं समाती।
देश की इस दशा में वसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश के संकट के समय शस्त्र ग्रहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता, तब वह अपने को ही प्रिय की कर्तव्य पथ का बाधक समझती है। फिर सुनती है कि एक रूड़ा वृद्धा यह देखकर कि उसका पुत्र उसकी सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता, अपना प्राण त्याग देती है। अंत में सुमना अपने को वसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष भेष में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से कहीं दूर होती है। यानी जब वो देखती है कि उसका पति वसंत जो है वो नहीं जा रहा है उसी के कारण, तो वो खुद ही जो है वो कर्तव्य पथ पर चल देती है और वो वहीं पर उसके वियोग में रहता है। अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबिंबित अति निर्मल जल में नील झील के कलिल पुल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय। फिर आगे क्या होता है, अंत में वसंत एक युवक यानी वास्तव में पुरुष के भेष में सुमना के उद्बोध से निकल पड़ता है। यानी एक युवक जो उद्बोध करता है उससे निकल पड़ता है लड़ने के। वो कौन होता है युवक? वो खुद सुमना होती है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा, उसको राज्य सौंप देता है। यानी वो देश की रक्षा करता है तो उसी को राजा वो बना देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने आकर प्रकट हो जाती है। स्वदेश भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसे कि हम पहले कह आए हैं कि त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। इनका ग्राम गीत संग्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी। वहां पर मैंने इस बुक की पीडीएफ को शेयर कर दिया है, वहां से जाके आप लोग उसको पढ़ लेंगे। इसमें ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है। जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दृग के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर। प्रतिक्षण नूतन भेष बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। अच्छा, इसमें ये जो पंक्तियां हैं ये स्वप्न की हैं और ये पंक्तियां पथिक की हैं, और ये फुटकल पद जिनकी रचना की है ये उनकी पंक्तियां हैं। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। फिर अगले कवि जो हैं वो आते हैं स्वर्गीय लाला भगवान दीन। दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ जहां देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी भी बहुत कुछ बनी हुई है। उनका रहन सहन बहुत सादा और उनका हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था। इससे वे ऐसे लोगों से पुढ़ते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे। यानी कि एक तो इन्होंने पुराने काव्य जो होते थे हिंदी का उनका अध्ययन किया था, तो इससे वो ऐसे लोगों से चिढ़ते थे जो लोग जो है बिना हिंदी की जानकारी के, हिंदी कविताओं को बिना पढ़े थोड़ी सी अंग्रेजी जानकारी के बल पर ही कविताएं जो है वो हिंदी में करने लग जाते थे। उनसे उन लोगों से चिढ़ते थे। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में हिंदी कविता का सामान्य रूप में प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्योहार और उत्सव रखे गए हैं उनके आगमन पर वहां लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्करणों के कारण वह मारी नहीं गई है। यानी वहां पर बुंदेलखंड में अभी भी पुरानी जो है चीजें दिखाई देती हैं। लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर से काशी आ रहे हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में वे भी एक थे। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय खोला जो उन्हीं के नाम से अब बहुत कुछ अच्छे ढंग पर चला जा रहा है। कविता में अपना उपनाम जो है वो दीन रखते थे। ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि उपनाम जो क्या रखते थे, कविता में दीन रखते थे। लाला जी का जन्म जो है वो संवत 1923 में और मृत्यु संवत 1987 में यानी जुलाई 1930 में हुई। पहले वे ब्रज भाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे।
लक्ष्मी पत्रिका या पत्र जो भी है उसके संपादक हो जाने पर ये खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। यहाँ ये इंपॉर्टेंट कथन है, मुंशियाना ही रखा था। वह या छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द लाते थे। इस ढंग से उनके 3 काव्य निकले हैं, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। 3 जो है काव्य उनके निकले हैं। लाला जी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के मर्मज्ञ, अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग से टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया है। और अच्छे मर्मज्ञ क्यों नहीं होंगे पुराने काव्य, क्योंकि वो अध्ययन किया है उन्होंने। तो इन्होंने टीकाएं किसकी किसकी लिखी है? रामचंद्रिका की टीका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली और बिहारी सत्सई, इनकी टीका जो है वो लिखी है लाला भगवान दीन ने। आदि एक ही इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंगी कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। अब यहाँ पर ये इनकी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। सुनी मुनि कौशिक ते साप को हवाल सब, बाढ़ी चित करुणा को अजब उमंग है। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता है। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर सुयस गाने में ढेल दिखाता वह देश के वीरत्व का है मान घटाता। तो ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि हैं, इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह जो है वो नवीन बीन और नदी में दीन में के नाम से जो है वो संकलित है। ये 2 इनके कविताओं के संग्रह हैं, नवीन बीन और नदी में दीन। फिर अगले कवि आते हैं पंडित रूप नारायण पांडे। पांडे जी ने यद्यपि ब्रज भाषा में बहुत कुछ कविताएं की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ये अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। अच्छा, इन कविताओं के संग्रह दिए हुए हैं, तो कविताओं के संग्रह के नाम जो है वो आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। और उपनाम किसने क्या रखा? जिस प्रकार से लाला भगवान दीन ने दीन उपनाम रखा अपनी कविताओं में, इस तरह के 1-2 कवियों का और दिया हुआ है पीछे, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पांडे जी का वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्ति भी बड़ी हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने बहुत सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ की स्थाना भाव से हम 2 पद जो है उद्धृत करते हैं। फिर अगले जो कवि आते हैं वो है पंडित सत्यनारायण कविरत्न, और ये लास्ट कवि है। खड़ी बोली की खरखराहट जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न, इनका जन्म संवत 1936 में और मृत्यु संवत 1975 में हुई। सत्यनारायण कविरत्न भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। तो द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि है वो हम लोग पहले से ही, शुक्ल जी ने पहले ही बता दिया कि पुरानी परिपाटी और नई परिपाटी दोनों में ही रचनाएं या कविताएं जो है इन लोगों ने की हैं। तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता जो है इन लोगों ने की है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। रीतिकाल की कवियों की परंपरा पर ना चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति कवियों के ढंग पर चले हैं, अथवा भारतीय काल की नूतन कविता की प्रणाली पर ब्रज भूमि और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहां मिले थे। वहां की अत्यंत काली मिट्टी देखकर वे बोले, यह माटी को तो हमारे कन्हैया ना खाते। यहाँ वहां की काली मिट्टी को देख करके कविरत्न जी ने ये बोला था कि यह माटी को तो हमारे कन्हैया जो है वो ना खाते। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों सी रखी। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका भेष रहता था।
ये बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, यानी जैसे कि वो सरल और साधारण दिखते थे वैसे वो अंदर से भी थे। स्वभावता है, यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरा से 1.5 कोस दूर ताजगंज के पास धूधूपुर गांव में रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गृहस्थ सब एक दुख भरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे ब्रज माधुरी में पगे जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा जो है वो समाप्त हो गई। ब्रज भाषा की कविताएं वे छात्रावास में ही करने लगे थे। वसंतागमन पर वर्षा के दिनों में वे रसिए आदि ग्रामीण अनपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे, यानी ग्रामीणों के साथ मिलकर वो निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी, काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद में पत्र लिखा करते थे, यानी मित्रों को जो पत्र लिखते थे वो पत्र भी पद में लिखते थे, जिन्हें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। जैसे स्वर्गीय पदम सिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में, जो मोसो हंसी मिले हो तुम्हें तासु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखती ही मधि सरल प्रकृति को चेरो, प्रेरो यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो बस कछु नाही, नित नव विकल रहत यही सो सहृदय विचरण माही। तो ये इन्होंने पदम सिंह शर्मा को लिखा था ये पत्र। किसी का कोई अनुरोध टालना उनके लिए असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के लिए उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश ना करते थे, क्योंकि वो टाल नहीं पाते थे, किसी को मना नहीं कर पाते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएं समसामयिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। जैसे स्वामी राम तीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियां, लोकहित आयोजनों के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील देखिए, दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार, कुली प्रथा के विरुद्ध पुकार, यानी इन सब विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते हैं, यानी अपने काव्य में, अपनी कविताओं में उन्होंने कुछ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जो कि परंपरागत काव्य भाषा में वो शब्द नहीं मिलते हैं। उत्तर रामचरित और मालती माधव के अनुवाद में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सवैये जो है वो रखे हैं। इनका अनुवाद भी, उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद जो है वो इन्होंने किया है। पेकाली के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशियस का पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत ही पहले किया था। कविरत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेम कली, भ्रमरदूत विशेष उल्लेख योग्य है। भ्रमरदूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेशा भेजा है। उसकी रचना नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है, यानी भ्रमरदूत जो इन्होंने लिखा है वो नंददास के भ्रमर गीत के आधार पर उसकी रचना की है। पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने इसमें दिया है। अब यहाँ पर सत्यनारायण जी की कविता कुछ नमूने यहाँ पर दिए हुए हैं। अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाली। कृष्ण रटना लागी, कौन भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको यहाँ लावे, त्यागी मधुपुरी को गयो छाणी सबन के साथ, सात समुंदर पे भयो दूर द्वारका नाथ। तो ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारी ही पंक्तियां जो है ये भ्रमर दूत की पंक्तियां हैं। फिर यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। भयो क्यों अनचाहत को संग, सब जग के तुम दीपक मोहन, प्रेमी हमहू पतंग, लखी सब दीपति देह दिशिखा में, निरत बिरह लव लागी। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये प्रकरण जो है ये समाप्त हो जाता है।
इसको आप लोग, इस बुक को आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो काव्य खंड को 4 प्रकरणों में शुक्ल जी ने डिवाइड किया, जिसमें हम लोग 3 प्रकरणों को इसके कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट प्रकरण जो है वो बचा है प्रकरण 4, जिससे ये बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके एमसीक्यूज भी मैंने करवाए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को भी नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और उनको भी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।